हेलो स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है अपना हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1955। ये आपका कंप्लीट लेक्चर रहेगा, वन शॉट वीडियो है ये आपकी। जो स्टूडेंट हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं वो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। स्टूडेंट, ये टॉपिक आपके जुडिशरी AIB और जो इसमें एग्जाम में ये आपका टॉपिक आता है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका क्लास। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला है ये जो आपका हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है वो किस पे लागू होता है। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट आपका होल ऑफ इंडिया पे लागू होगा, संपूर्ण भारत पर ये आपका अप्लाई होगा। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि आपके हिंदू कौन होते हैं। ये आपकी डेफिनेशन है, हु इज हिंदू, हिंदू कौन है। हिंदू है आपके फॉलोवर्स। फॉलोवर्स कौन? इनको फॉलो करने वाले, ABPVL, मतलब आर्य समाज को फॉलो करने वाले, ब्रह्म समाज को, प्रार्थना समाज, वैश्य शिवा, लिंगायत, इनको फॉलो करने वाले पर्सन आपके हिंदू कहलाते हैं। फिर जो पर्सन आपके बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है, ठीक है, रिलीजन के द्वारा, धर्म के द्वारा, तो वो पर्सन भी आपके हिंदू होते हैं। और जो ये पर्सन है इनके जितने भी चाइल्ड है, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं जिनके दोनों पेरेंट्स मतलब माता और पिता अगर हिंदू है, अगर माता और पिता हिंदू है आपके, तो बच्चा ऑटोमेटिकली आपका हिंदू हो जाएगा। ठीक है, अगर जो माता पिता है उनमें से कोई एक पर्सन हिंदू है आपका, और बच्चा जो है, चाइल्ड जो है, वो फॉलो करता है हिंदू प्रैक्टिसेस, ठीक है, हिंदू प्रैक्टिसेस को वो फॉलो कर रहा है अगर आपके, तो फिर बच्चा आपका हिंदू माना जाएगा। तो वो बच्चा भी आपका क्या माना जाएगा? वो बच्चा भी आपका हिंदू माना जाएगा। नेक्स्ट है आपका एनी पर्सन हु इज कन्वर्ट और रिकन्वर्ट टू हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख। ऐसे पर्सन जो आपके कन्वर्ट हो गए हैं या रिकन्वर्ट हुए हैं किसमें? हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख के अंदर, वो पर्सन भी आपके हिंदू माने जाएंगे। जैसे कोई पर्सन है, पहले वो क्या था? पहले वो क्रिश्चियन था, क्रिश्चियन के बाद वो क्या बन गया आपका? उसने कन्वर्जन कर लिया और वो आपका हिंदू बन गया, तो ये पर्सन आपका हिंदू माना जाएगा। सेकंड, कोई पर्सन पहले हिंदू था, फिर वो जूइश बना, ठीक है, और फिर वो दोबारा हिंदू कन्वर्ट हुआ। तो ऐसे पर्सन जो कन्वर्ट हुए पहले और फिर दोबारा रिकन्वर्ट हुए, तो ये पर्सन भी आपके हिंदू माने जाएंगे। फिर है कि कौन से पर्सन आपके हिंदू नहीं है। ठीक है, हिंदू कौन कौन नहीं है, ये एक्ट आपका किन पे अप्लाई नहीं होता है? तो ये एक्ट आपका MP CJ पे अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि याद करने का तरीका क्या है? मध्य प्रदेश सिविल जुडिशरी, ठीक है, इन पे ये आपका अप्लाई नहीं होता, यानी मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, ज्यूस, इन पे ये आपका अप्लाई नहीं होता है। और साथ में जो शेड्यूल ट्राइब्स के पर्सन है, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के, जो आर्टिकल 366 आपको बताता है संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नंबर 366 है, वो आपको बताता है कि जो अनुसूचित जनजाति के पर्सन है उन पर आपका ये हिंदू एक्ट अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं डेफिनेशंस की। डेफिनेशंस क्या है आपकी? कस्टम एंड यूसेज, पहला है कॉन्टिन्यूस रहेगा और ये आपका यूनिफॉर्म है। ठीक है, कंटिन्यूस और यूनिफॉर्म रहनी चाहिए। जितने भी रीति रिवाज है आपके, जितने भी रीति रिवाज है आपके, वो आपके कंटिन्यू होने चाहिए, काफ़ी लंबे समय से चलते आने चाहिए, लॉन्ग टाइम से वो आप उनको मान रहे हो रीति रिवाजों को, और वो कंटिन्यूस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 10 साल तक कोई 10 ईयर्स तक आपने कोई रीति रिवाज माने, फिर आपने 5 ईयर्स का कोई गैप दे दिया और फिर दोबारा आप उन्हें फॉलो करने लग गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने ये बताना है कि हमने कल्चर या कस्टम्स कोई भी फॉलो किए है, तो वो आपके कंटिन्यू होने चाहिए, उनमें गैप नहीं होना चाहिए। और ऐसे कस्टम्स किसके द्वारा माने जाने चाहिए? कोई लोकल एरिया, ट्राइब या कम्युनिटी या ग्रुप ऑफ पीपल या फिर फैमिली के द्वारा इनको माना जाना चाहिए। ठीक है, सर्टेन होने चाहिए और नॉट अनरीजनेबल होने चाहिए। फिर है डेफिनेशन आपकी मेंटेनेंस। मेंटेनेंस किसको कहेंगे?
भरण पोषण किसको कहेंगे? तो जो फूड है आपका खाना, क्लोथिंग, रेजिडेंस रहने की जगह, एजुकेशन स्टडी, मेडिकल अटेंडेंस, ठीक है, और ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें आपकी भरण पोषण यानी मेंटेनेंस में आती है। फिर है आपका अनमैरिड डॉटर आल्सो द रीजनेबल एक्सपेंस ऑफ एंड इंसिडेंट टू हर मैरिज, ठीक है। और जो अनमैरिड डॉटर है, तो अनमैरिड डॉटर का जब हम मैरिज कराते हैं, अनमैरिड डॉटर की जब हमने मैरिज कराई है, उस टाइम पीरियड पे जितने भी एक्सपेंसेस लगे हैं, ठीक है, शादी में जितने भी उसके खर्चे लगे हैं, तो वो सब भी आपके मेंटेनेंस में इंक्लूड होते हैं, ठीक है, वो सब भी आपके मेंटेनेंस में इंक्लूड होते हैं। फिर है अपनी डेफिनेशन, हु इज़ माइनर, माइनर कौन है, ठीक है। तो जो पर्सन आपका 18 साल से कम का है, जो पर्सन आपका 18 साल से कम का है वो आपका माइनर माना जाएगा। तो इसकी एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन अभी तक जो आई है इसमें से वो है आपकी मेंटेनेंस, क्योंकि माइनर और जो कस्टम एंड यूसेज की डेफिनेशन है वो आपके अदर एक्ट्स में भी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, एडॉप्शन। एडॉप्शन से आप क्या समझते हैं? एडॉप्शन अंडर हिंदू एक्ट की बात हो रही है। इस हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंदर आप एडॉप्शन किसको कहेंगे? एडॉप्शन ऑफ हिंदू पर्सन। अगर आपको एडॉप्शन कराना है किसी हिंदू पर्सन का, तो शैल बी अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट अनलेस शैल बी वॉइड। अगर आपने हिंदू एक्ट के प्रोविजन को फॉलो किया है तभी हम उसको वैलिड मानेंगे अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर, नहीं तो ऐसे अडॉप्शन आपके वैलिड वॉइड होंगे, ठीक है। अगर आपने प्रोविजंस फॉलो किए हैं तभी वो वैलिड होंगे, अन्यथा वो आपके शून्य माने जाएंगे। एडॉप्शन इज वॉइड नाइदर क्रिएट एनी राइट इन एडॉप्टिव फैमिली नॉर डिस्ट्रॉय द राइट ऑफ एनी पर्सन इन द फैमिली ऑफ हिज और हर बर्थ। इन्होंने कहा अगर आपका एडॉप्शन वॉइड है, ठीक है, आपने जो गोद लिया है वो वॉइड है, तो वॉइड होने के कारण ना ही आपका कोई अधिकार बनेगा उस फैमिली में जिसने आपको गोद लिया है। एडॉप्टेड फैमिली में ना ही कोई आपका अधिकार बनेगा, ठीक है, और ना ही आपका डिस्ट्रॉय होगा कोई राइट जो आपकी प्रीवियस फैमिली थी उसमें से। अगर आपका एडॉप्शन वॉइड है, शून्य है, तो ना ही आपका कोई अधिकार बनेगा जिस फैमिली ने आपको अडॉप्ट किया है उसमें, और ना ही आपके पुराने जो अधिकार है पुरानी फैमिली में वो डिस्ट्रॉय होंगे, ठीक है। सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका रिक्विसाइट्स ऑफ वैलिड अडॉप्शंस। वैलिड अडॉप्शन के लिए हमारे पास क्या क्या हमारी कंडीशंस है, ठीक है। नो अडॉप्शन शैल बी वैलिड, कोई भी अडॉप्शन तब तक आपका वैलिड नहीं है। पहला, पर्सन अडॉप्टिंग हैज़ कैपेसिटी एंड आल्सो द राइट टू टेक इन अडॉप्शन। जिस पर्सन को आप अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए और साथ में ये राइट होना चाहिए कि उसको हम अडॉप्शन में ले सके। पर्सन गिविंग इन अडॉप्शन हैज़ द कैपेसिटी टू डू, जो पर्सन अडॉप्शन में दे रहा है उसको भी क्या कहते हैं, जो अडॉप्ट कर रहा है उसके भी क्या होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए। अडॉप्ट करने वाले पर्सन की भी कैपेसिटी होनी चाहिए। जिसका एडॉप्शन हो रहा है, ठीक है, जिसका एडॉप्शन हो रहा है उसकी भी कैपेसिटी होनी चाहिए। और जिस पर्सन को जिससे हम ले रहे हैं एडॉप्शन, तो वो भी पर्सन आपका कैपेबल होना चाहिए। इसके अंदर तीन पार्टी तो होती है ना, एक तो देखो चाइल्ड हो गया, एक चाइल्ड का प्रीवियस गार्डियन, ठीक है, उसके प्रीवियस माँ बाप हो गए या उसके कोई और गार्डियन हो गया तो वो गार्डियन हो गया सेकंड पार्टी। और थर्ड पार्टी कौन है, जो उसको अडॉप्ट कर रहा है, अडॉप्टेड गार्डियन या अडॉप्टेड पार्टी, ठीक है। तो ये तीन पार्टी होगी, चाइल्ड, उसके प्रीवियस गार्डियन और उसके अडॉप्टेड गार्डियन। तो ये तीनों ही आपके कैपेबल होने चाहिए, ठीक है। कैपेबल क्या होगे आगे हम देखेंगे, अलग अलग की अलग अलग कंडीशंस आपको दी हुई है। पहला है कैपेसिटी ऑफ मेल हिंदू टू टेक इन एडॉप्शन, ठीक है। अगर आपको किसी भी व्यक्ति कोई क्या कर रहा है, एडॉप्शन में ले रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति अब एडॉप्शन में ले रहा है, पार्टी जो एडॉप्शन ले रही है, तो ऐसा पर्सन आपका साउंड माइंड का होना चाहिए, ठीक है। विकलचित व्यक्ति नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड का पर्सन होना चाहिए। नोट अ माइनर, जो एडॉप्शन में ले रहा है, ठीक है, जो अभी बाद में जो फादर और मदर बनेंगे, ठीक है, जो भी पर्सन फादर और मदर बनने जा रहे हैं, तो वो पर्सन आपके माइनर नहीं होने चाहिए, मेजर होना चाहिए।
इफ ही हैज़ अ वाइफ, अगर ऐसे व्यक्ति की कोई पत्नी है, ठीक है, और वो जिंदा है, कंडीशन क्या है कि वो जिंदा होनी चाहिए, तो वो तब तक ही आपका अडॉप्शन में ले पाएगा, पहले उसको क्या करनी पड़ेगी, सहमति लेनी पड़ेगी, ठीक है, अपनी वाइफ से। अगर उसने कंसेंट ली है, सहमति ली है, तभी वो अडॉप्शन में ले सकता है किसी चाइल्ड को। इफ पर्सन हैज मोर देन वन वाइफ, अगर उसकी एक से ज़्यादा बीवियां है, तो हर एक बीवी की उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, हर एक पत्नी की उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, वाइफ्स की। नो कंसेंट रिक्वायर्ड, अब कब हमें सहमति नहीं चाहिए, कब हमें आपकी वाइफ की सहमति नहीं चाहिए। पहला, अगर वाइफ ने त्याग दिया है संसार को, ठीक है, संसार त्याग दिया मतलब कोई सन्यासी बन गई है, ठीक है, या वनप्रस्थ हो गई है, तो ऐसे जो वीमेंस है उनकी परमिशन हस्बैंड नहीं लेंगे। कोर्ट डिक्लेयर वाइफ टू बी साउंड अनसाउंड माइंड, और कोर्ट ने या फिर डिक्लेयर कर दिया है कि जो पत्नी है आपकी वो अनसाउंड माइंड की है, तो फिर आपको परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये केस है कि अगर हिंदू मेल, एक पुरुष अगर एडॉप्शन लेना चाहता है तो उसकी क्या क्या कंडीशंस आपकी होगी। नेक्स्ट है कैपेसिटी ऑफ फीमेल हिंदू टू टेकन इन एडॉप्शन, अगर अब कोई महिला महिला अगर किसी को गोद लेना चाहती है, महिला अगर किसी को गोद लेना चाहती है तो क्या क्या कंडीशंस है आपकी। तो महिला आपकी साउंड माइंड की होनी चाहिए, ठीक है, माइनर नहीं होनी चाहिए, मतलब क्या है, मेजर होनी चाहिए, साउंड माइंड की होनी चाहिए। अगर उसका पति जिंदा है, हस्बैंड अगर लिविंग है, तो पहले उसको सहमति लेनी होगी हस्बैंड की, ठीक है, सहमति हस्बैंड की लेनी पड़ेगी। कब सहमति नहीं लेनी पड़ेगी, अगर हस्बैंड ने क्या कर दिया है, आपका गृह त्याग कर दिया है या फिर संसार को त्याग दिया है, वनाप्रस्थ हो गया है, तो उसको सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्या है, कोर्ट ने अगर डिक्लेयर कर दिया है हस्बैंड को, क्या कोर्ट ने कहा कि जो हस्बैंड है वो अनसाउंड माइंड का है, विकृत व्यक्ति है, तो अब आपको उसकी सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पर्सन कैपेबल ऑफ गिविंग एन एडॉप्शन, कौन सा पर्सन आपका कैपेबल है एडॉप्शन में देने के लिए, मतलब कौन एडॉप्शन में देगा। मैंने कहा था 3 पार्टी होती है, तो ये बात करें प्रीवियस गार्डियन की, ठीक है, जो पर्सन आपको एडॉप्शन में दे रहे हैं, किसी बच्चे को एडॉप्शन में दे रहे हैं, वो कौन है। वो या तो उसके फादर होने चाहिए बच्चे के, या मदर होने चाहिए, ठीक है। अगर फादर है बच्चे का या मदर है तो वो एडॉप्शन में दे सकते हैं, या फिर फादर और मदर नहीं है तो गार्डियन ऑफ चाइल्ड, या कोई और व्यक्ति जिसको हमने गार्डियन अपॉइंट कर रखा है, तो वो पर्सन क्या कर सकता है, आपका बच्चे को एडॉप्शन में दे सकता है। अगर फादर और मदर आपके जिंदा है तो उनका इक्वल अधिकार होगा अपने बच्चे, अपने लड़के या लड़की को गोद देने के लिए, ठीक है। अगर फादर और मदर अगर जिंदा है तो वो उसको क्या कर सकते हैं, इक्वल अधिकार है, उनको सन और डॉटर को आप एडॉप्शन में दे सकते हैं। सच राइट शैल नॉट एक्सरसाइज बाय आइदर ऑफ देम विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर, अगर इनमें से कोई भी, या तो फादर या मदर अगर आपके एडॉप्शन में दे रहे हैं, तो उन्हें अपने स्पाउस से क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, स्पाउस से उनको परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गार्डियन ऑफ अ चाइल्ड में गिव द चाइल्ड इन अडॉप्शन, कि जो गार्डियन ऑफ चाइल्ड है वो क्या कर सकते हैं, बच्चे को कब आपका गोद दे सकता है, ठीक है। अब गार्डियन की बात है कि गार्डियन कब गोद दे सकते हैं, तो पहले उन्हें कोर्ट से परमिशन आपकी लेनी पड़ेगी। कोर्ट से परमिशन लेने के बाद कोर्ट क्या देखेगा कि इस बच्चे के फादर और मदर दोनों ही डेथ, ठीक है। सेकंड, या फिर उन्होंने क्या कर दिया है, घर या संसार को त्याग दिया है, बच्चा अबेंडेंड है, अबेंडेंड मतलब इनके कोई भी माता पिता या गार्डियन नहीं है, ना कि इनके फादर है ना मदर है, ठीक है, इसको मतलब फादर और मदर ने इनको छोड़ दिया है बच्चे को। या फिर जो फादर और मदर है, जो फादर और मदर है आपके, वो क्या है, अनसाउंड माइंड के हैं, कोर्ट ने कहा है कि वो एक अनसाउंड माइंड के पर्सन है, विकलचित व्यक्ति है। वेयर द पेरेंटेज ऑफ द चाइल्ड इज अननोन, यानी आपको पता ही नहीं है कि बच्चे के माता पिता कौन है, तो आप बच्चे को गोद दे सकते हैं, तो वो गार्डियन जो है वो गोद दे सकता है बच्चे को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बिफोर ग्रांटिंग परमिशन टू गार्डियन, ठीक है। कोर्ट शेल सेटिस्फाइड द अडॉप्शन ऑफ वेलफेयर चाइल्ड, आप कब परमिशन देंगे गार्डियन को ऐसा करने के लिए, आप कब परमिशन देंगे गार्डियन को ऐसा करने के लिए। तो पहला है कि कोर्ट देखेगा कि क्या बच्चे का वेलफेयर हो रहा है, बच्चे की एज क्या है, क्या बच्चा कितना समझदार है, बच्चा कितना समझदार है, बच्चे की एज क्या है, क्या जो एडॉप्शन हो रहा है उससे बच्चे को बेनिफिट होगा, क्या उसका वेलफेयर वहाँ पे होगा या नहीं होगा, ठीक है। फिर देखा जाता है पर्सन हु में अडोप्टेड, किसको आप एडॉप्शन में दे सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चे की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है चाइल्ड की, कि कौन से बच्चे को आप एडॉप्शन में दे सकते हैं। पहला, बच्चा आपका हिंदू होना चाहिए,
तभी आपका हिंदू एक्ट अप्लाई होगा। अगर बच्चा आपका हिंदू नहीं है, कोई और धर्म का है, तब आपका एक्ट बना हुआ है जे एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर फिर हम एडॉप्शन देखेंगे। अगर बच्चा हिंदू है तो आपका ये एक्ट अप्लाई होगा, ठीक है। तो अगर बच्चा हिंदू है आपका तो हम उसको एडॉप्शन में दे सकते हैं। शैल नॉट ऑलरेडी बीन इन एडॉप्शन, एक बार अगर बच्चे को आपने एडॉप्शन में दे दिया तो दोबारा आप उसको री एडॉप्शन नहीं कर सकते हैं उसका, ठीक है। एक बार बच्चे को किसी को गोद दे दिया तो दोबारा अब हम उसको गोद नहीं दे सकते हैं। तो अगर बच्चा पहले अडोप्टेड है तो हम उसको एडॉप्शन में नहीं दे सकते हैं। अगर बच्चा आपका मैरिड है, शादीशुदा है, मैरिड है, तो एडॉप्शन में नहीं दिया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, बच्चे की एज आपकी 15 ईयर्स के नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 15 साल से बच्चा कम है, अगर लेस देन 15 ईयर्स है, इन्होंने लिखा ना कि 15 साल तक की उम्र कंप्लीट नहीं होनी चाहिए, मतलब बच्चा अगर आपका 15 साल से कम का है तभी हम उसको एडॉप्शन में दे सकते हैं, वरना हम उसको एडॉप्शन में नहीं दे सकते हैं। फिर अदर कंडीशंस ऑफ अ वैलिड एडॉप्शन, अब हमने देख लिया अभी कि लेने वाले को क्या कंडीशन होनी चाहिए, जो दे रहा है उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए, बच्चे की क्या कंडीशन होनी चाहिए। अब हम देखते हैं अदर क्या वैलिड कंडीशंस आपकी इसमें लिखी हुई है, ठीक है। तो है एडॉप्शन इज ऑफ सन, अगर आप किसी बेटे को गोद ले रहे हैं, ठीक है, किसी आप बेटे को गोद ले रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे कि फादर और मदर का कोई पहले हिंदू सन या सन्स नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एडॉप्शन। इसका क्या मतलब है, अगर देखिए ए और बी, ए या बी हस्बैंड और वाइफ आपके किसी बेटे को गोद ले रहे हैं, सन को गोद ले रहे हैं, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ कर देते हैं। हस्बैंड या वाइफ किसी सन को गोद ले रहे हैं तो इनका खुद का बेटा नहीं होना चाहिए, बेटे का बेटा यानी ग्रैंड सन नहीं होना चाहिए, या ग्रेट ग्रैंड सन भी इनका यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ग्रैंड सन पोता नहीं होना चाहिए, या इनका पड़ पोता जिसे आप कहते हैं ग्रेट ग्रैंड सन, वो भी इनका नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है कि इनके ना ही सन है, ना ही ग्रैंड सन है, ना ही ग्रेट ग्रैंड सन है, तभी ये व्यक्ति आपके किसी बेटे को गोद ले सकते हैं, ठीक है। फिर है सेम कंडीशन, अगर हस्बैंड और वाइफ है और वो अगर डॉटर को आपकी गोद लेना चाहते हैं, किसी बेटी को गोद लेना चाहते हैं, तो ना ही उनकी क्या होनी चाहिए, खुद की बेटी होनी चाहिए, ना ही ग्रैंड डॉटर होनी चाहिए, ठीक है, ना ही पोती होनी चाहिए, ना ही उनकी बेटी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर देखो क्या कंडीशन है, ये आपने यहाँ पे ग्रेट ग्रैंडसन तक जा रहा है आपका, और यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपको किसी डॉटर को गोद लेना है, किसी बेटी को गोद लेना है, तो फादर और मदर एंड मदर, ठीक है, फादर एंड मदर, ठीक है, बाय एडॉप्शन, बाय एडॉप्शन द एडॉप्शन इज मेड बाय द हिंदू डॉटर एंड सन डॉटर, ठीक है। इसके अंदर दो कंडीशन है, या तो उनकी खुद की बेटी नहीं होनी चाहिए और या फिर आपके पोती नहीं होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, गोद ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था आपका कि क्या क्या वैलिड कंडीशंस है आपकी। एडॉप्शन ऑफ मेल एंड फीमेल, अगर आप किसी व्यक्ति को गोद ले रहे हैं, ठीक है, अगर आप किसी व्यक्ति को गोद ले रहे हैं, अगर मेल किसी फीमेल को गोद ले रहा है, ठीक है, अगर वो किसी बेटी यानी फीमेल को गोद ले रहा है, चाइल्ड को गोद ले रहा है, जो फीमेल है डॉटर को गोद लेना चाहता है, तो एज गैप जो होगा इन दोनों के बीच में जो गैप होना चाहिए वो होना चाहिए 21 ईयर्स का, ठीक है। और वहीं अगर फीमेल किसी मेल को अडॉप्ट करना चाहती है, ठीक है, मेल को अडॉप्ट करना चाहती है, सन को अडॉप्ट करना चाहती है, तो इनका भी गैप क्या होना चाहिए, 21 ईयर्स का। अगर मैं शॉर्ट में बोलूं, अगर आप अपोजिट जेंडर को आप एडॉप्शन में लेना चाहते हैं, ठीक है, एडॉप्शन में लेना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में जो एज गैप होगा वो होगा 21 ईयर्स का, कि एज गैप यहाँ पे कितना होना चाहिए, 21 वर्ष का एज गैप होना चाहिए। तो ये कंडीशन आपकी इंपॉर्टेंट हो गई है। सेम चाइल्ड मे नॉट बी अडोप्टेड साइमल्टेनियसली, एक ही बच्चे को आप बार बार गोद नहीं ले सकते, ठीक है। जैसे एक चाइल्ड है, ए चाइल्ड है, इसको पहले एक्स ने गोद लिया, फिर इसी सेम चाइल्ड को आपका वाई गोद ले रहा है इन फ्यूचर, तो ऐसा नहीं होगा, एक बच्चे को एक बार ही गोद लिया जाएगा, ठीक है।
इफेक्ट ऑफ एडॉप्शन, अगर आपने एडॉप्शन में लिया है, ठीक है, या आपको एडॉप्ट किया गया है तो क्या होगा आपका, ठीक है। तो आपकी क्या क्या कंडीशन है, पहले कि आप शादी नहीं कर सकते अब उस फैमिली के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर मैं आपको चार्ट से समझा देती हूँ। जैसे एक्स फैमिली, ठीक है, एक्स फैमिली में हमने एक चाइल्ड है आपका ए, इसको क्या किया हमने गोद लिया है। तो एक्स फैमिली के जितने भी स्पिंडल रिलेशन है, ठीक है, या फिर जो आपके प्रोहिबिटेड डिग्रीज, हमने जो आपके हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर प्रोहिबिटेड डिग्रीज देखी, जो स्पिंडल रिलेशन देखा, वो कॉन्सेप्ट आपका एक्स फैमिली से रिलेटेड इस बच्चे पे अप्लाई हो जाएगा। तो एक्स फैमिली की जितने भी स्पिंडा है या प्रोहिबिटेड डिग्रीज है वो सारे आपके इस बच्चे पे अप्लाई हो जाएंगे। अब ये बच्चा इन रिलेशंस के अंदर आपकी शादी नहीं कर सकता है, मैरिज नहीं कर सकता है, ठीक है। एक कंसेप्ट ये हो गया आपका। सेकंड क्या है, सेकंड बात करते हैं, ये बात होगी आपकी मैरिज की। मैरिज नहीं कर सकता है वो इस फैमिली के स्पिंडा में, अगर इन्होंने इसको गोद लिया है तो। सेकंड है, अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की, ठीक है, तो जो आपके न्यू फैमिली है, न्यू फैमिली की जो प्रॉपर्टी है उसमें आपका क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। न्यू फैमिली की प्रॉपर्टी है, जो आपके न्यू पेरेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर आपका शेयर हो जाएगा। थर्ड है, अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, ओल्ड प्रॉपर्टी है, मतलब ओल्ड फैमिली आपकी प्रॉपर्टी है, जो पुरानी फैमिली है उसके अंदर कोई प्रॉपर्टी है जिसमें आपको कोई कंडीशन के साथ वो प्रॉपर्टी मिली हुई है, आप माइनर है, आपको कोई कंडीशन के साथ अगर वो प्रॉपर्टी मिली हुई है, ठीक है, कंडीशन के साथ या कोई प्रॉपर्टी आपको वहां से मिली हुई है, तो फिर वो प्रॉपर्टी आपसे ली नहीं जाएगी, उसमें आपका शेयर होगा, ठीक है। कोई प्रॉपर्टी वहां से आपको मिली है तो उसमें आपका शेयर होगा, वरना जितने भी प्रॉपर्टीज आपके यहाँ से होती है वो आपकी कैंसिल आउट हो जाती है। अगर कोई मान लीजिए जैसे कोई फैमिली प्रॉपर्टी है आपकी, ठीक है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो उसके अंदर कोई अधिकार नहीं मिलेगा आपको उसके अंदर। लेकिन कोई प्रॉपर्टी आपको पहले ही ट्रांसफर होगी एडॉप्शन से पहले, तो फिर आपको उसके अंदर अधिकार है, और एडॉप्शन के बाद आपका नई फैमिली की प्रॉपर्टी में अधिकार होगा, ठीक है। तो ये मैरिज का कंसेप्ट हो गया। एनी प्रॉपर्टी विच वेस्टेड शैल कंटिन्यू, जो आपको पहले वेस्टेड हो चुकी है, अडॉप्शन से पहले जो प्रॉपर्टी आपको मिल चुकी है उसमें तो आपका अधिकार रहेगा, ठीक है। एनी अडोप्टेड चाइल्ड शैल नॉट वेस्टेड एनी पर्सन ऑफ एनी स्टेट, ठीक है। तो आपको कोई भी प्रॉपर्टी क्या नहीं मिलेगी, स्टेट के अंदर नहीं मिलेगी। की पॉइंट्स, अब हम बात करते हैं क्या आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अलग अलग कॉन्सेप्ट पे अलग अलग पॉइंट आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला है, अडॉप्शन डज नॉट डिप्राइव द अडॉप्टिव फादर और मदर ऑफ द पावर टू डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी बाय ट्रांसफर इंटरवॉइस और बाय विल। अगर आपने फादर और मदर ने क्या किया, आपका फादर एंड मदर ने आपका पर्सन लिया एडॉप्शन में, ठीक है, एडॉप्शन में लिया, तो इन माता पिता का ये अधिकार है कि अगर ये चाहते हैं प्रॉपर्टी अपनी, ठीक है, किसी और पर्सन को देना, ट्रांसफर करना, किसी और पर्सन को ट्रांसफर करना, या तो आपका अकॉर्डिंग टू टीपीए एक्ट, टीपीए एक्ट में क्या था, लिविंग पर्सन को ट्रांसफर करता है, या अकॉर्डिंग टू विल, वसीयत के अकॉर्डिंग आप किसी को ट्रांसफर करना चाहते हो तो आप ट्रांसफर कर सकते हैं। हम ये कह के आपका राइट नहीं छीन सकते कि आपने किसी बच्चे को गोद लिया है तो अब आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, नहीं, आप ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब आप उसको सेल कर सकते हैं, मॉर्टगेज कर सकते हैं, ठीक है, मॉर्टगेज कर सकते हैं, और आप उसको चार्ज में कर सकते हैं। थर्ड है, आप उसको सेल, मॉर्टगेज, गिफ्ट कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टी के साथ कर सकते हैं, या फिर आप बाय विल, वसीयत के अकॉर्डिंग भी आप उसको किसी और पर्सन को दे सकते हैं, ठीक है। फिर है, वेयर हिंदू हु इज अ फीमेल लिविंग अडोप्ट अ चाइल्ड शैल बी डीम टू बी अडोप्टेड मदर। अगर किसी पर्सन ने, हस्बैंड ने आपका अगर एडॉप्शन किया है, हस्बैंड ने क्या किया, एडॉप्शन किया है, तो जो इसकी वाइफ होगी ना, हस्बैंड ने अगर एडॉप्शन किया है तो वाइफ जो है वो आपकी एडॉप्टेड मदर मानी जाएगी, ठीक है। तो इस फीमेल को, वाइफ को हम क्या मान लेंगे, इसको हम मदर मान लेंगे, ठीक है। हस्बैंड ने एडॉप्शन किया है तो जो वाइफ है आपकी वो मदर मानी जाएगी। थर्ड पॉइंट, वेयर एडॉप्शन हैज बीन मेड विद द कंसेंट ऑफ मोर देन वन वाइफ, तो जो सीनियर मोस्ट
आपकी है मैरिज के अंदर उसको हम एडॉप्टेड मदर मान लेंगे और बाकी आपकी स्टेप मदर मानी जाएगी। जैसे हस्बैंड है, हस्बैंड की आपकी 3 वाइफ्स है, ठीक है, वाइफ 1, वाइफ 2, वाइफ 3। इसमें से जो वाइफ 1 है आपकी वो इन सबसे पहले शादी इससे की है, ठीक है, तो ये सीनियर है। सबसे पहले शादी वाइफ 1 से की है तो ये सीनियर है। तो जब ये हस्बैंड किसी को अडॉप्ट करेगा जब ये हस्बैंड, तो ये आपकी मदर हो जाएगी, अडॉप्टेड मदर हम इसको कहेंगे। और ये जो बाकी 2 वीमेंस है इनको हम स्टेप मदर कहेंगे, ठीक है, इनको हम स्टेप मदर कहेंगे, सौतेली माँ कहेंगे, और ये जो आपकी है वो एडॉप्टेड मदर कही जाएगी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है विडोवर और बैचलर अडॉप्ट अ चाइल्ड, एनी वाइफ whom he subsequently marries shall deem to be the stepfather of the, ठीक है, stepfather of the adopted child। अगर कोई महिला है आपकी, महिला क्या है, विडोवर है, ठीक है, या फिर आपकी बैचलर है, अनमैरिड है, अगर वो अनमैरिड है या फिर विडोवर है, और उसके बाद वो क्या करते हैं, एडॉप्शन करते हैं। अगर उस टाइम अगर विडोवर हो कि या बैचलर हो कि अगर वो आपके एडॉप्शन करते हैं, बाद में इनकी क्या हो जाती है, वीमेंस की क्या हो जाती है, बाद में इन फ्यूचर शादी हो जाती है, मैरिज हो जाती है, ठीक है। अगर इन फ्यूचर इनकी शादी हो जाती है आपकी, तो जो इनके हस्बैंड होंगे ना, जो इनके हस्बैंड होंगे जिनसे इन्होंने शादी किया, वो आपके क्या माने जाएंगे, वो स्टेप फादर माने जाएंगे, ठीक है, वो आपके सौतेले पिता माने जाएंगे। ओके, बैचलर विडोवर। नेक्स्ट, वैलिड एडॉप्शन नॉट टू बी कैंसिल। अगर एक बार आपने एडॉप्शन कर लिया है, एडॉप्शन आपने किया और वो वैलिड था, उसमें कोई भी आपकी मिस्टेक नहीं थी, तो अब ऐसा एडॉप्शन आपका कैंसिल नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर आपको एडॉप्शन कैंसिल करना है तो आपको ये प्रूफ करना होगा कि कंडीशन आपकी क्या थी, वैलिड नहीं थी। अगर कंडीशन वैलिड है सारी एडॉप्शन की, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एडॉप्शन को कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एडॉप्टिव, इस पीपीटी में बहुत मिस्टेक्स है। नो एडॉप्शन कैन बी कैंसिल बाय द एडॉप्टिव फादर मदर ऑफ एनी पर्सन, ठीक है, और एनी पर्सन, किसी भी माता पिता या किसी भी गार्डियन ने अगर गोद लिया है तो आप उसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। नोर कैन बी अडोप्टेड चाइल्ड रिनाउंस हिज और हर स्टेटस। और जो बच्चा है आपका, चाइल्ड है आपका, उसने क्या कर सकता है, वो रिनाउंस नहीं कर सकता है, वो त्याग नहीं कर सकता है अपने स्टेटस को, ठीक है, वो स्टेटस को नहीं त्याग सकता है। अगर वो एक बार अडोप्टेड चाइल्ड बन गया है तो वो फिर अडोप्टेड चाइल्ड रहेगा, ठीक है, वो फिर अपनी जो फैमिलीज है उसका क्या कर सकता है, एडॉप्शन में नहीं कर सकता है। कोर्ट शैल presume द एडॉप्शन बाय एनी डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ और साइन बाय द पर्सन गिविंग एंड पर्सन टेकिंग। कोर्ट ये मान के चलेगा, कोर्ट ये शैल प्रिज्यूम करेगा आपका कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स है एडॉप्शन के वो वैलिड है, ठीक है। कोर्ट ये मान के चलेगा जो एडॉप्शन के वैलिड आपके डॉक्यूमेंट्स है और जो आपके रजिस्ट्रेशन है वो भी क्या है, वैलिड है। अगर आपको इनको रिवोक कराना है, रिबर्ट कराना है, ठीक है, इनको अगर आपको रिबर्ट कराना है तो आपको खुद को उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपके डॉक्यूमेंट जो थे वो वैलिड नहीं थे, अन्यथा कोर्ट क्या मान के चलेगा, कोर्ट यहाँ पे शैल प्रिज्यूम करेगा। फिर आप पनिशमेंट क्या मिलेगी, अगर आपने किसी को एडॉप्शन में लिया है उसके बाद अगर आप वॉयलेशन कर रहे हैं तो क्या पनिशमेंट आपको मिलेगी। नो पर्सन शैल एनी पेमेंट और अदर अवार्ड इन कंसिडरेशन, ठीक है। देखिए अगर आपने क्या किया है, कंडीशन क्या है कि अगर आपने किसी को एडॉप्शन में लिया है, एडॉप्शन में लेते टाइम, एडॉप्शन में लेते समय आप किसी को भी कोई पेमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, पेमेंट नहीं करेंगे, ना ही कोई रिवार्ड देंगे, पेमेंट नहीं देंगे ना ही रिवार्ड देंगे, नो कंसिडरेशन यहाँ पे दिया जाएगा। बिना कंसिडरेशन के एडॉप्शन आपका हमेशा होना चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई पेमेंट देते हैं, कोई कंसिडरेशन देते हैं, तो जो इम्प्रिजनमेंट है, कारावास है, वो 6 महीने का होगा, फाइन होगा या बोथ होगा, ये आपकी पनिशमेंट दी जाएगी। अगर आपने क्या किया है, कंसिडरेशन दिया है, ठीक है, तो फिर आपको 6 महीने का कारावास, इम्प्रिजनमेंट, फाइन या बोथ लगाया जाएगा। नो प्रोसिक्यूशन शैल बी इंस्टीट्यूटेड विदाउट द परमिशन सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और अदर ऑफिसर अथॉराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इसके अंदर है पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट की, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है कंसेप्ट आपका मेंटेनेंस। अभी तक हमने देखा एडॉप्शन का कंसेप्ट, एडॉप्शन हमने देखा, अब हम देखेंगे मेंटेनेंस। मेंटेनेंस यानी
भरण पोषण। भरण पोषण इस एक्ट में आपका देखा जाएगा, ठीक है, मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन, ठीक है। मेंटेनेंस क्या है यहाँ पे आपका? मेंटेनेंस है आपका मेंटेनेंस ऑफ, एक सेकेंड, मेंटेनेंस ऑफ वाइफ। अगर वाइफ को मेंटेनेंस की बात हो रही है, भरण पोषण की बात हो रही है, तो ये पॉइंट आपके कवर होने चाहिए। पहला, वाइफ आपकी पत्नी आपकी हिंदू होनी चाहिए, हिंदू वाइफ है तभी आपका इस एक्ट से कवर होगा। वेदर मैरिज बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, चाहे आपकी शादी इस एक्ट के आने से पहले हो चुकी है या बाद में हो चुकी है, इस सब कंडीशन में आपकी शादी क्या मानी जाएगी? वैलिड मानी जाएगी। मेंटेनेंस बाय हस्बैंड ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, कि शादी के दौरान उसको क्या मिलेगा? मेंटेनेंस दिया जाएगा जब तक पति जिंदा है, ठीक है, तब तक क्या मिलेगा? वाइफ को मेंटेनेंस दिया जाएगा। जब तक हस्बैंड जिंदा है तब तक क्या होगा? मेंटेनेंस दिया जाएगा, या जब तक वाइफ आपकी जिंदा है तब तक मेंटेनेंस दी जाएगा। सो यहाँ पे लिखा है हर लाइफ है ना, तो जब तक आपकी वाइफ जीवित है तब तक क्या दिया जाएगा? मेंटेनेंस दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कंसेप्ट, वाइफ शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू लिव सेपरेट फ्रॉम हर हस्बैंड विदाउट फॉरफिटिंग क्लेम टू मेंटेनेंस। वाइफ क्या क्लेम कर सकती है? वाइफ ये क्लेम कर सकती है कि उसको सेपरेट रहना है, ठीक है, उसको अलग रहना है अपने हस्बैंड से, ठीक है, हस्बैंड से अलग रह सकती है वो अपने मेंटेनेंस के अधिकार को छोड़े बिना, ठीक है। भरण पोषण उसको मिलता रहेगा, मेंटेनेंस उसको मिलता रहेगा, और वो क्या कर सकती है आपका, उसके बाद भी क्या कर सकती है आपका, वाइफ अलग रह सकती है हस्बैंड से, ठीक है। तो ये कंडीशन है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ की, ये कंडीशन आपकी इसमें होएगी। फिर उन्होंने कहा कि हस्बैंड से कब कब क्लेम कर सकते हैं आपका मेंटेनेंस, हस्बैंड से वाइफ कब क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस, ठीक है। पहला है इसके अंदर कि हस्बैंड या तो क्या हो गया है आपका, डेजर्टेड हो गया है, उसने 2 साल से उसका कुछ अता पता नहीं है, ठीक है, 2 साल से उसने क्या करा है, अपनी ड्यूटीज फॉलो नहीं कर रहा है मैरिज की, डेजर्टेड हो गया है, तो फिर आपका हस्बैंड से हम मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। मेंटेनेंस क्या कर, हस्बैंड क्या करता है? क्रुएल्टी करता है, हस्बैंड क्या कर रहा है? क्रुएल्टी कर रहा है, या फिर जो अदर वाइफ्स है उसकी वो लिविंग है, मतलब कि बाईगैमी कर दी है अगर आपकी, ठीक है, या फिर उसने क्या करा है? क्रुएल्टी कर रहा है, तो वो इसके अंदर आपका कवर होगा। थर्ड है कि वो अब आपका हिंदू नहीं रहा है, ठीक है, अब वो आपका हिंदू नहीं रहा है, तो ये पॉइंट भी इसका कवर होगा। नेक्स्ट है वो क्या है? कॉन्क्यूबाइन है, ठीक है, उनका वो सेक्सुअल रिलेशंस किसी और फीमेल से वो बना रहा है, या फिर उसके क्या बोलते हैं, उसने अपने पास कोई फीमेल ऐसे रखी हुई है जो कि सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर के लिए उसने अपने पास रखी हुई है, तो फिर आपका हस्बैंड क्या है, उसको आपका मेंटेनेंस वो दे सकता, देना पड़ेगा उसको, वाइफ को, ठीक है। कॉन्क्यूबाइन होती है ऐसी फीमेल्स जो कि सिर्फ आपने सेक्सुअल प्लेजर के लिए रखे होते हैं जो फीमेल्स, उनको हम कहते हैं कॉन्क्यूबाइन। अगर ऐसी कोई महिला हस्बैंड ने रखी हुई है तो फिर आप फीमेल मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। तो ये पॉइंट है कि फीमेल कब कब आपकी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। नेक्स्ट है वाइफ कब आपके मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल नहीं होगी, ठीक है, वो अलग रह रही है या अलग रहने के लिए एंटाइटल नहीं होगी, अलग वो नहीं रह सकती है, और या फिर मेंटेनेंस अगर वो नहीं क्लेम कर सकती है, मतलब क्लेम नहीं कर सकती ये चीज़ें वो। पहला, वो अनचेस्ट है, ठीक है, उनके सेक्सुअल रिलेशंस काफ़ी सेक्सुअल रिलेशंस है, ठीक है, अनचस्ट है, या सीज टू बी हिंदू है। अगर वो अब आपकी हिंदू नहीं रही है तो वो आपकी इस एक्ट के अंदर मेंटेनेंस नहीं मांग सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ विडो डॉटर इन लॉ, अगर कोई आपकी बहू है, डॉटर इन लॉ है, ठीक है, डॉटर इन लॉ है, सन की जो वाइफ होती है उसको डॉटर इन लॉ कहते हैं, ठीक है, जो सन है आपका उसकी जो वाइफ है वो क्या है? डॉटर इन लॉ है, और साथ में वो क्या होगी? आपकी विडो हो चुकी है, विधवा हो चुकी है। तो अब इनका भरण पोषण कौन करेगा? जो ये डॉटर इन लॉ है इसका भरण पोषण कौन करेगा? तो पहला है इंपॉर्टेंट, फादर इन लॉ, जो इसके फादर इन लॉ है या ससुर है वो क्या करेंगे? आपके मेंटेनेंस को इनको पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। सेकंड है फ्रॉम द स्टेट ऑफ हर हस्बैंड, वो कितना मेंटेन कर सकते हैं? बहुत सारे लीडिंग केसेस आते हैं इसमें, बहुत सारे केसेस आते हैं कि जो आपके
फादर इन लॉ है वो उतना पोर्शन नहीं मेंटेन करेंगे जितना उसको हस्बैंड को मिलता था। फादर की कोई प्रॉपर्टी है या एंसेस्टर प्रॉपर्टी कोई है, ठीक है, कोई आपके एंसेस्टर प्रॉपर्टी ए है, उसमें से जो हस्बैंड है ना उसको मिल रहा था 1/3 शेयर ही, ठीक है, 1/3 शेयर इसको मिलता था, तो जो फादर इन लॉ है वो इस 1/3 शेयर में से ही मेंटेन करेगा, इसके अलावा वो मेंटेन नहीं करेगा। और हर फादर मदर सन और डॉटर, ठीक है। तो या फिर उसके देखो या फिर उसकी जो उसके बाद पहले तो स्टेट ऑफ हस्बैंड से वो क्लेम कर सकती है, फिर अपने फादर से, मदर से, खुद के बेटा बेटी से वो वाइफ क्लेम कर सकती है। फादर इन लॉ से पहला और सेकंड, फिर उसके हस्बैंड की जो भी स्टेट आता है उसमें से, ठीक है, जो भी उसकी प्रॉपर्टी आती है हस्बैंड की उसमें से ले सकती है मेंटेनेंस, या अपने पिता से, माता से, अपने बच्चों से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है ऐसी विडो डॉटर इन लॉ। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ चाइल्ड एंड एज पर्सन। अब हमारा हिंदू कस्टम क्या कहता है? हिंदू कस्टम ये कहता है कि जो आपका हिंदू पर्सन है उन्हें मेंटेन करना होगा अपने स्पाउस यानी वाइफ को, ठीक है, अपने चिल्ड्रन को, इनका भरण पोषण करने का इसकी लाइबिलिटी है, दायित्व है, ठीक है, और इनके जो पेरेंट्स हैं एज पेरेंट्स है, यहाँ पर्सन नहीं है, पेरेंट्स है, एज पेरेंट्स, जबकि एज पेरेंट्स हैं उनको के लिए हमने क्या किया हुआ है, इस पर्सन की आपका लाइबिलिटी है, दायित्व है। तो हिंदू इज बाउंड ड्यूरिंग हिज लाइफ और हर लाइफ टाइम, ठीक है, जो हिंदू है अपनी महिला और पुरुष दोनों की बात की गई है, अपने लाइफ टाइम में क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे किसको, अपने बच्चे को, जब तक वो मेजर नहीं हो जाता, जब तक वो वयस्क नहीं हो जाता तब तक आपको मेंटेन करना होगा। अनमैरिड डॉटर है, अनमैरिड डॉटर चाहे वो माइनर है चाहे वो मेजर है, लड़की की शादी नहीं हुई है तब तक आपको उसको मेंटेन करना होगा, चाहे वो माइनर है चाहे मेजर है, आपको उनको मेंटेन करना ही होगा। नेक्स्ट, एज्ड और इन्फर्म पेरेंट्स। माँ बाप अगर बूढ़े हो चुके हैं, काम नहीं कर पा रहे, कोई डिजीज हो गया, कुछ भी करके पेरेंट्स जो है वो खुद को सर्वाइवल के लिए नहीं कमा पा रहे हैं, तो अब आपको उनको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, डिपेंडेंट। जो आपके हिंदू पर्सन है, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों हिंदू पर्सन है, उसके डिपेंडेंट कौन कौन है, इस पे कौन निर्भर है मेंटेनेंस के लिए, इससे कौन क्लेम कर सकता है? पहले फादर क्लेम कर सकते हैं, मदर क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, जो माता पिता है आपको उनको मेंटेन करना होगा। विडो अनलेस रीमैरी, अगर कोई विधवा है, ठीक है, इसके बेटे की कोई विधवा मान लीजिए, सन की या फिर इसकी कोई विधवा है, तो इसकी प्रॉपर्टी में से शेयर मिलेगा उनको जब तक कि उसकी रीमैरिज नहीं हो जाती, जब तक वो दोबारा से शादी नहीं कर लेते तब तक क्या किया जाएगा, आपके इनको रीमैरिज नहीं हो जाती तब तक आपको मेंटेनेंस देना होगा। माइनर सन या ग्रैंडसन है, बेटा है या पोता है, वो अगर माइनर है तो करना पड़ेगा। अनमैरिड डॉटर है, बेटी है शादी नहीं हुई है तो उनको मेंटेन करना होगा, भरण पोषण देना होगा। विडो डॉटर अनेबल टू मेंटेन, अगर कोई विधवा बेटी है, ठीक है, आपकी कोई बेटी है और वो विधवा है, तो उनको आपको क्या करना पड़ेगा, उनको भी आपको मेंटेन करना होगा एज अ फादर, एज अ मदर, अगर आप कमा रहे हैं तो आप उनको मेंटेन करना होगा। स्टेट ऑफ हर हस्बैंड, ठीक है, देखिए इसके अंदर कंडीशन क्या आती है, इसको साइड में लिख लेते हैं। अगर आपके विडो डॉटर है, ठीक है, बेटी ऐसी है जो कि विधवा है, तो पहला ये क्लेम लेगी अपने पति के हस्बैंड की प्रॉपर्टी में से, हस्बैंड की प्रॉपर्टी में से पहला क्लेम लेगी, ठीक है, फिर क्लेम लेगी ये सेकंड, मेंटेनेंस के लिए कौन होगा, सन या डॉटर, इसके जो सन और डॉटर है वो आपके इसको मेंटेन करने के लिए बाउंड होंगे। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है तो थर्ड कंडीशन आती है फादर और मदर की, जो इसके माता पिता है उनको इसको मेंटेन करना होगा। तो पहले हस्बैंड की प्रॉपर्टी में से मेंटेनेंस होगा, फिर सन और डॉटर में से मेंटेनेंस होगा, और थर्ड है इसका, अगर ये भी नहीं होती कंडीशन कंप्लीट तो फादर और मदर को इनको अडॉप्ट वो मेंटेन करना होगा, ठीक है। तो ये है आपका, ये अपने फादर इन लॉ, जो इनके फादर इन लॉ है, ठीक है, जो इस लड़की फादर इन लॉ है उसकी प्रॉपर्टी में से भी क्लेम कर सकती है, उनकी प्रॉपर्टी में से भी क्लेम कर सकती है, अगर प्रॉपर्टी एंसेस्टर है, ठीक है, तो वो क्लेम कर सकती है। एनी विडो ऑफ हिज सन या ग्रैंडसन, अगर वही बात होगी कि अगर आपकी कोई मतलब कि अगर आपके बेटे की कोई बहू है या पोते की कोई बहू है, ठीक है, तो उसको आपको मेंटेन करना होगा अगर वो विडो है तो। माइनर इलेजिटिमेट सन, अगर बेटा है वो अवैध है, ठीक है, अवैध है साथ में वो माइनर है तो आपको मेंटेन करना होगा। अनमैरिड
इलेजिटिमेट डॉटर, बेटी है, अवैध है और अनमैरिड है, तो आपको उसको मेंटेन करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका की पॉइंट्स। अब स्टूडेंट इसके कोई लास्ट में हम देख लेते हैं, कुछ कुछ आपके सेक्शंस इसके अंदर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो उनको हमने कवर किया की पॉइंट्स के अंदर। पहला, क्लेमेंट शुड बी हिंदू। जो क्लेम कर रहा है मेंटेनेंस के लिए, जो मेंटेनेंस आपका मांग रहा है, वो पर्सन आपका हिंदू होना चाहिए, वो पर्सन आपका हिंदू होना चाहिए। ठीक है। अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस, ठीक है, अमाउंट जो भी है मेंटेनेंस की, जो भी भरण पोषण की अमाउंट डिसाइड हुई है, उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसमें हम अल्ट्रेशन कर सकते हैं या उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, हम उसको अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ये बात इसमें लिखी हुई है। डेट्स टू हैव प्रायोरिटी। अगर कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में से हमको क्या देना है, मेंटेनेंस देना है, इस प्रॉपर्टी में से हमको कोई मेंटेनेंस देना है, तो पहले इस प्रॉपर्टी में जितने भी कर्जे हैं, जितने भी डेट है ना, वो चुकाए जाएंगे। इस प्रॉपर्टी में से जितने भी डेट है पहले वो चुकाए जाएंगे, उसके बाद क्या दिया जाएगा, मेंटेनेंस दिया जाएगा। ठीक है, तो आपके जो डेट्स है, खर्चे, उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके बाद मेंटेनेंस आपको देना होगा। ठीक है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस व्हेन टू बी चार्ज्ड। मेंटेनेंस शैल नॉट बी चार्ज ऑन द स्टेट ऑफ डिसीज्ड। अब इसके अंदर देखिए क्या है, अगर कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, अगर आप प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आप उसमें एक कंडीशन लगा सकते हैं कि इस प्रॉपर्टीज में से क्या होता है, मेंटेनेंस जाता है, इस प्रॉपर्टी में से मेंटेनेंस जाता है आइदर वाइफ, चाइल्ड, ठीक है, या फिर पेरेंट्स को भी इंक्लूड कर दीजिए, कि इस प्रॉपर्टी में से हम आपका मेंटेनेंस देते हैं पहले से वाइफ को, चाइल्ड को या पेरेंट्स को। तो आप ट्रांसफ़र करते समय ये कंडीशन लगा सकते हैं कि आने वाले कुछ ईयर्स तक, ईयर्स आप फिक्स कर सकते हैं कि आने वाले कितने ईयर्स तक इस प्रॉपर्टी में से मेंटेनेंस आपको देना होगा। ठीक है, तो जो ट्रांसफरी है, जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, ठीक है, जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, उसके ऊपर कंडीशन आ जाएगी कि उसको मेंटेनेंस देना होगा। फिर वो उतना पोर्शन ऑफ मतलब मनी या जो भी वो कमा रहा है उस प्रॉपर्टी से, उतना वो शेयर क्या करेगा, मेंटेनेंस के लिए देगा। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं चार्ज। तो मेंटेनेंस व्हेन टू बी चार्ज, इस टाइप से हम उसको चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। राइट टू रिसीव मेंटेनेंस आउट ऑफ द स्टेट इज ट्रांसफर। ठीक है, हमारा क्या अधिकार है कि जो प्रॉपर्टी हमने ट्रांसफर किया उसमें से हम मेंटेनेंस मांग सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट ये हमारा था हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। ठीक है, आई होप आपको क्लास पसंद आई हो, आपको कंसेप्ट समझ आया, ये इजी आपका टॉपिक था। ठीक है, एक बार आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए तो आपको ये टॉपिक अच्छी तरह याद हो जाएगा, इसमें कोई डाउट आपको नहीं आएगा। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।